नोविस एक्टर, अनाड़ी एक्टर क्या करते हैं कि पहले से सब कुछ तय करने लगते हैं कि हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको ऐसे बोलेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। दरअसल ये समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर के हिसाब से उस सिचुएशन में डिमांड क्या है, कितना करना है, डायरेक्टर क्या चाहता है। अगर आप सब चीज़ें पहले से ही इतना प्लान कर लेंगे फिल्म एक्टिंग में, तो दरअसल फ्लोर पर आप सिर्फ लाइनें बोल रहे होंगे, एक लाइन रिहर्सल कर रहे होंगे कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ टर्न होना है, यहाँ से घूम के यहाँ जाना है। उसकी रिहर्सल कीजिए, क्योंकि वैसे भी हर टेक अपने आप में एक रिहर्सल ही है, और जब तक डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता वो टेक के रीटेक और रीटेक के टेक लेता रहता है, रिएक्शन शॉट लेता रहता है, फाइनली कहीं जाकर कट बोलता है कि यहाँ हुआ। तो एक दृश्य को बनाने में, गढ़ने में, रचने में समय लगता है, और इसके लिए अभिनेता को अपने प्राण देने पड़ते हैं, अपनी पूरी भावना देनी पड़ती है, निर्देशक को अपना पूरा धैर्य देना पड़ता है। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पकड़ेंगे तब होता है। इसीलिए आप कभी भी कैमरे के सामने बहुत लाउड जेस्चर करने की कोशिश मत कीजिए। रिएक्शन देना है ऐसा करेंगे तो कैमरे में बहुत खराब लगेगा। कैमरे में शायद इतना कर देना ही काफ़ी है। बहुत आंखें फैलाकर, उंगली दिखा दिखा कर अभिनय करना, ये कैमरे में बहुत लाउड लगता है। क्योंकि याद रखिए, कैमरा आपके इतने नज़दीक जा सकता है जितने आप अपने नज़दीक होते हैं। कैमरा आपकी बारीक से बारीक चीज़ को बहुत क्लोजअप में पकड़ रहा होता है। आपके यहाँ पर अगर एक मसल भी हिलती है तो उसको भी पकड़ सकता है क्लोजअप में। एक एक हरकत को कैमरा पकड़ता है। इसलिए कैमरे के सामने दिखाने की बजाय आप कोशिश कीजिए कि कैमरे के सामने रहें। जस्ट बी देयर, डोंट ट्राई टू परफॉर्म, डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी ड्रामा। आपको चीज़ों को बहुत नाटकीय बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेज का क्राफ्ट अलग है और कैमरे का क्राफ्ट अलग। फिल्म एक्टिंग में, स्टेज एक्टिंग में या टीवी एक्टिंग में, डायलॉग या संवाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। संवाद इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो दिखाते हैं कि चरित्र क्या है, ये क्या सोच रहा है, या किसी चीज़ के बारे में बतला क्या रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखें, सिर्फ संवाद बोलना ही मात्र अभिनय नहीं है। संवाद एक हिस्सा है। अच्छा अभिनय करने के लिए, अपने चरित्र को अच्छे से विकसित करने के लिए डायलॉग्स चाहिए, और डायलॉग्स लिखे जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि फिल्मों में बहुत लंबी लंबी 4-4, 5-5 पेज की स्पीचेस एक्टर्स के पास नहीं होती। 1.5 लाइन, 1 लाइन, आधा लाइन, या कई बार तो ओ अच्छा, इतने में ही आपको बताना है कि आपका कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है भावनाओं की। एक्टिंग इसलिए दिलचस्प चीज़ है, एक्टिंग इसलिए अपने आप में एक मैजिकल वर्ल्ड है, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशंस को टैकल करता है। ये मानवीय भावनाओं को समझता, समझाता है, और मानवीय रिश्तों की परख करता है। इट्स अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, इट्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस। मानवीय भावनाएं और मानवीय संबंधों की जटिल पड़ताल अगर उसमें नहीं है, वो अभिनय बहुत शुष्क है, बहुत रूखा है, या तो एकदम एक आयामी है, जिसको आप एक बार देख सकते हैं, दोबारा शायद आपको देखने की इच्छा ना हो, और तीसरी बार में आपको उबकाई आने लगे कि फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा काम, भावना प्रवण अभिनेता, जिस एक्टर के पास भावना होती है, इमोशन होता है, वो एक्टर अपने रोल को लेकर किसी भी सिचुएशन तक खेल सकता है। नूतन, मधुबाला, वहीदा रहमान, इस तरह की समर्थ अभिनेत्रियां थीं जो अपने पूरे ग्लैमर के बावजूद भी अपने अभिनय को संभालना जानती थी। वो बहुत ग्लैमरस अभिनेत्रियां थीं, कमर्शियल एक्ट्रेसेस थीं, लेकिन उनको मालूम था कि एक्टिंग एक बहुत गंभीर चीज़ है। इसलिए डायलॉग पे बहुत ध्यान दीजिए, और उतना ही ध्यान दीजिए तब जब आपको नहीं बोलना है। रिएक्शन ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अब आपकी बात सुनते सुनते मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ तो मेरी आंखें अलग हो जाएंगी। अगर आपकी बातें सुनते सुनते मुझे थोड़ी ऐसा लगा कि क्या बेवकूफ़ी की बात हो रही, तो आंखें बदल जाएंगी। अगर लगा नहीं, तो सच में सही कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है। अगर आप सिर्फ ध्यान से सुने, इसलिए कहते हैं कि एक एक्टर को अच्छा लिसनर होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी ए गुड लिसनर। हियरिंग नहीं, हियर करना तो मतलब आपके कान में जितनी आवाज़ें आ रही हैं आप हियर करते हैं। लिसन मतलब उसमें से सेलेक्ट करना, ये 1000 आवाज़ें आ रही हैं, इसमें से मुझे कौन सी 4 आवाज़ें पहले अपने कानों तक ले जानी है। और याद रखिए, कान से गुजरने वाली ध्वनि और उसकी तरंगें हमारे दिमाग पर
और दिमाग से निकलने वाले एंजाइम्स या रसायन हमारे इमोशंस पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए अभिनय को कई बार रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अच्छे फिल्म अभिनेता इस बात पर बहुत काम करते हैं कि उनके अंदर की दुनिया का भी कुछ हिस्सा उनके कैरेक्टर में जुड़ जाए। हमेशा कोई काल्पनिक चरित्र ही करते नहीं रहते वो, या इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं कर रहे होते हैं वो। कई बार अपनी ज़िंदगी में घटी कोई बात, कोई घटना वो जोड़ देते हैं और उससे वो सीन बड़ा दिलचस्प बन जाता है। गौरी खान के पिताजी जब नहीं मान रहे थे कि मैं एक मुसलमान लड़के से हिंदू लड़की की शादी करूंगा अपनी बेटी की, और गौरी ने भी मना कर दिया था, तब गौरी के घर से लेकर कॉलेज तक पूरे रास्ते पर पैसे देकर शाहरुख खान ने पेंट करवाया था कि आई लव यू गौरी, आई लव यू गौरी, और वही दृश्य एग्जैक्ट वैसा का वैसा दोहराया गया है। अभी अभी का एक उदाहरण बताऊं तो ऋतिक रोशन साहब हैं। ऋतिक रोशन अपनी पर्सनल लाइफ को कई बार रिवील करते हैं, बहुत ढके छुपे तरीके से, पता नहीं चलता। जैसे सुजैन से किशोर अवस्था की उम्र तक उनका प्यार था, उसके बाद सुजैन कोर्स करने के लिए अमेरिका चली गई। 3-3.5 साल इन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं। एक दिन ऋतिक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और ट्रैफिक पर रुकी गाड़ी, और बाजू में कार खड़ी थी, और कार के अंदर बालों को एकदम पीछे से लहरा के सिर घुमाया तो वो एक सुंदर सी लड़की थी, जिसको देखकर ऋतिक एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। ये वही सुजैन थी। ये वही शॉट है जो कहो ना प्यार है में दोहराया गया है। जब सेकंड वाले ऋतिक रोशन आते हैं और देखते हैं हीरोइन को, ये एग्जैक्ट उनकी लाइफ से उठाया गया सीन है। कई बड़े निर्देशकों ने भी इस बात को अपनी फिल्मों में रखा है, क्योंकि निर्देशक को एक कहानी कहनी होती है, तो कई बार वो दूसरों की कहानी कहता है, कई बार वो खुद की कहानी भी कहता है। प्यासा और कागज के फूल मूलतः गुरुदत्त साहब की आत्मकथात्मक फिल्में ही मानी जाती हैं आज तक। अच्छे एक्टर इस तरह से, अच्छे डायरेक्टर इस तरह से, और कई बार अच्छे संवाद लेखक भी इस तरह से अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा डालते हैं। जिंदगी का कुछ हिस्सा इतना वास्तविक होता है कि जब वो स्क्रिप्ट में या कहानी में एक घटना के रूप में आता है तो दर्शकों को वो चीज़ें याद रह जाती हैं, बरसों तक याद रह जाती हैं। जैसे दीवार फिल्म में एक दृश्य है, माँ जहाँ मजदूरी करती थी, बेटा बाद में जाके वो बिल्डिंग खरीदता है और बेचने वाला बोलता है कि आपने कुछ ज़्यादा कीमत दे दी, तो बच्चन साहब बोलते हैं कि नहीं, आप इससे भी ज़्यादा मांगते तो मैं देता, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने यहाँ ईंटें ढोई थी। दरअसल बच्चन साहब ने इस चीज़ को रिलेट कहीं ऐसा कुछ किया था कि जब उनके पिताजी पीएचडी करने के लिए लंदन गए थे और वो किराने वाले की दुकान पे माँ के पास जाते थे, माँ के साथ किराने के सामान लेने के लिए, घर का खाने पीने का, तो एक बार ये शायद 10 साल या 8 साल के थे और दुकानदार ने कह दिया था कि पिछले महीने का हिसाब नहीं चुका है, इसलिए इस महीने राशन और किराना नहीं दूंगा। वो एक एंगर एक बच्चे के अंदर पलता रहा कि माँ की बेइज्जती हुई है, माँ का सम्मान नहीं हुआ है समाज में, एक पैसे की वजह से मेरे को छोटा देखना पड़ा। देख लीजिए आप एंग्री यंग मैन की इमेज, उसके बाद आती है सबसे अमीर एक्टर इंडस्ट्री का वही आदमी बनता है और उनकी फिल्मों में माँ को लेके बड़े भावुक दृश्य हुआ करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिंदगी का कोई एक पहलू है जिसको हम डायरेक्ट जाने ना जाने, समझे ना समझें, पर वो उनके अभिनय का एक हिस्सा है, पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। अब आप इस बात को भी समझ लें कि मोनोलॉग जिसको हम कहते हैं, लंबे लंबे संवाद, ये अच्छे एक्टर्स को दिए जाते हैं, पर वो भी नहीं कि हर फिल्म में ही दिए जाते हैं। फिल्म में क्या होता है, कई बार कोई घटी घटना अतीत की या कोई बात याद आई तो वॉइस ओवर आता है और हीरो या हीरोइन का चेहरा 70 mm स्क्रीन में फैल जाता है, उसको याद आने लगता है। वॉइस ओवर आता है किसी का, किसी ने धमका दिया, किसी ने डरा दिया, किसी ने प्यार भरी बात की थी, तो वो कैसे करेगा? रिएक्शन बोलना नहीं है उस जगह, उसको सुनना है और रिएक्ट करना है कि वो चरित्र क्या महसूस कर रहा है। तो वॉइस ओवर में रिएक्ट करना भी अभिनय का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा है, जहाँ तक हम फिल्म एक्टिंग की बात करें। और फिल्म में कैमरा कोई लिमिट नहीं रखता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कैमरा पानी के ऊपर भी जा सकता है, पहाड़ के ऊपर भी जा सकता है, खेत और मैदान में भी, तो आपके बेडरूम और बाथरूम में भी घुस सकता है। वो कैमरा कहीं भी जा सकता है। इसलिए कैमरे के सामने हर डिटेल पकड़ में आ जाती है, क्योंकि जब कैमरा क्लोजअप में जाता है तो चरित्र के मनोभाव, अंतर्द्वंद उसको और गहराई से रेखांकित करता है। और याद रखें,
अगर आप अच्छा रिएक्शन दे सकते हैं एक अभिनेता के रूप में, आपके शॉट शायद ज़्यादा लगें। मालूम किस लिए? बोलने वाले से ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ता है जो बहुत अच्छे से सुन के प्रतिक्रिया दे रहा हो। तो डायरेक्टर हमेशा एडिटिंग के लिए तो उसको रिएक्शन शॉट चाहिए ही ना, उसके बिना वो एडिटिंग में मिलाएगा कैसे शॉट टू शॉट? तो जिसके रिएक्शन शॉट ज़्यादा अच्छे होंगे, आप देखेंगे कि बोलने वाले के डायलॉग बीच बीच में ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन चेहरा बीच बीच में ज़्यादा झलक रहा है जो सुन रहा है उसका। निर्देशक, एडिटर जो कहानी को फाइनली दर्शक के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये ही डिसाइड करते हैं कि किस दृश्य में किस एक्टर का मिड शॉट, लॉन्ग शॉट या क्लोजअप लगना है, कहाँ लगना है, कितने सेकंड का लगना है। ये हर कुछ निर्देशक और एडिटर के ऊपर है। इसलिए आप अपना 100% दीजिए तो निर्देशक और एडिटर को भी लगेगा कि इसने कुछ किया है और आप एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक स्टार एक्टर बन ही जाएंगे। तो जितने भी उदाहरण मैं आपको देता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, इनको बताने का मेरा अभिप्राय या उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस बात को समझ लें कि रिएक्ट करना एक अभिनेता की जिम्मेदारी है। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो कैरेक्टर इतना फ्लैट लगेगा, लोगों को लगेगा कि यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर, इसका यहाँ पर क्या काम है, मतलब वो एब्सेंट हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा एक्टर क्या करता है कि अपनी स्मृतियों का भी इस्तेमाल करता है, ज़िंदगी में जो घटा है उसको भी कहीं जोड़ता है, लेकिन याद रखें वो चरित्र और स्थिति के हिसाब से होना चाहिए और उसको अप्रूव्ड, हाँ ठीक है, इसका ठप्पा डायरेक्टर से लगा हुआ होना चाहिए। अपने तौर पर अभिनेता कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता कि मैं ये भी कर दूंगा और वो भी कर दूंगा। उसको तो स्क्रिप्ट, डायरेक्टर की डिमांड और चरित्र और स्थिति के अनुकूल होगा। वो सजेस्ट करता है कि सर क्या मैं ऐसा कर लूँ, मेरे को ऐसा लगता है, तो डायरेक्टर उसको अप्रूव करता है, हाँ आप करके देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो रखते हैं। बेसिकली एक्टिंग कम्युनिकेशन का माध्यम है, कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्टर एंड ऑडियंस। एक व्यक्ति कुछ करता है और वो समाज से जुड़ता है, उसको देखने वाले लोग उससे जुड़ते हैं। तो अगर अभिनेता अपनी भावनाओं की सच्ची गहराइयों से काम कर रहा है तो वो चरित्र जीवंत बनेगा, उसके एक्सप्रेशंस वास्तविक लगेंगे, चरित्र बिल्कुल अनुकूल लगेगा और लोगों का भरोसा होगा कि हाँ ये चरित्र इस स्थिति में ये महसूस कर रहा है। और आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ओढ़ने की कोशिश मत कीजिए। मतलब मेरा ये है कि रिएक्ट करना है तो रिएक्ट कीजिए, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, देखो कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, ये करेंगे तो बहुत ख़राब लगेगा। इसलिए जितनी आप भावना की गहराइयों में जाएंगे आपका चरित्र वास्तविक बनेगा। जितने आप कम्युनिकेटिंग होंगे उतना ही वो उतना प्रखर बनेगा, शार्प लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही, एक्यूट लगेगा, जैसे तलवार की नोक होती है कि एग्जैक्ट यही लगेगा। इस तरह से अभिनेता अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, अपनी भावनाओं का प्रयोग चरित्र और स्थिति में करता है और उसको एक जीवंत माध्यम में बदल देता है जिसको देखने वाला उससे सीधे जुड़ जाता है। तो इस बात को आप भी याद रखिए, जब आप अभिनय करें तो आप सहज रहें, आप अननेचुरल, बनावटी या कृत्रिम ना हो। देखिए कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे आई लव यू। आई लव यू दुनिया में किसी भी भाषा में बोल लिया जाए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आमी तुम्हाके भालोबाशी, तनु प्रेम करूं छू। आप देखिए टेंडर है, सॉफ्ट है। कोई भी भाषा में ये नहीं बुला सकता है आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आमी तुम्हाके भालोबाशी। मतलब दादागिरी नहीं है, रंगदारी टैक्स वसूलने नहीं निकले आप प्यार और मोहब्बत का इजहार करने निकले हैं। तो थोड़ा इजहार मोहब्बत में आदमी नाजुक हो जाता है, आदमी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। शेर व शायरी कभी चिल्ला चिल्ला कर की जाती है क्या? क्योंकि ज़्यादातर शेर व शायरी प्यार और मोहब्बत के बारे में ही होती है। तो बहुत ही खसूसियत के साथ, बहुत ही अंदाज़ बयां के साथ उसको पेश करना पड़ता है, एक नज़ीर की तरह ऑडियंस के सामने। तो जिस तरह का संवाद होगा आप उस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे अपनी भावनाओं के साथ। आप दिखाएंगे नहीं कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, आप जतलाएंगे नहीं कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, आप फील करेंगे और बोलेंगे और बात बन जाएगी। यही है एक्टिंग का मूल सूत्र। ऊपर से बहुत सरल, स्वाभाविक दिखने वाला अभिनय दरअसल अपने अंदर
कितने विशाल विश्व को समेटे हुए है, एक अपने आप में ब्रह्मांड है वो। क्योंकि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हम अपने निर्णय देते हैं, अपने जजमेंट देते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हम असहमत होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और कई बार एक्टिंग में हम कन्फेस भी करते हैं, हम स्वीकृति पश्चाताप की देते हैं अपने कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है। तो अभिनय में अभिनेता के अंदर का संसार अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए मार्लिन ब्रांडो, जिन्होंने 2-2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, उनकी एक फेमस लाइन है अंग्रेजी में ही कि एक्टिंग इज नथिंग बट इट इज एन इटर्नल जर्नी टू नो द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ एन एक्टर। एक शाश्वत चिरंतन यात्रा है अभिनय, जिसके द्वारा हम किसी अभिनेता के अंदर के वास्तविक संसार को देख पाते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसलिए जब हम एक्टिंग करते हैं तो एक ट्रू फीलिंग के साथ करते हैं। हमारे अंदर का जो है वो भी है, जो बताया हुआ है वो भी है, हमारे को एक्टर हैं वो भी है। इसलिए आप याद रखें, कम्युनिकेशन, जब तक मैं जो कर रहा हूं वो आप तक पहुंच नहीं रहा, जो मैं समझ रहा हूं वो आपको समझा नहीं पा रहा, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, वो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है। इसलिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं अभिनय करने के लिए। पहली बात है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट करें, जाने पहले किसी चीज को जानना, अपने चरित्र को जानना, ये चरित्र कैसा है, टू नो द कैरेक्टर, देन एक्सेप्ट योर कैरेक्टर। आप सोचिए कि हाँ मैं फला व्यक्ति ही हूं जो ये रोल में कर रहा हूं, मैं नहीं हूं जो इस नाम से मैं जाना जाता हूं, बल्कि मैं वो हूं जो ये चरित्र है। तो पहले चरित्र को जाना, नोइंग, फिर उसको एक्सेप्ट किया, फिर मैं उस चरित्र को क्या दे सकता हूं एज एन एक्टर, मेरे पास क्या खजाना है जो मैं ऐड करके अपने रोल में डाल सकता हूं। तो गिविंग, देना, और फिर रोल या को एक्टर जो मेरे साथ कर रहा है उससे रिसीव करना, लेना। तो नोइंग, जानना, एक्सेप्टिंग, उसको ग्रहण करना, स्वीकार करना, उसके बाद गिविंग, अपनी तरफ से चरित्र को, सिचुएशन को देना, और फिर रिसीविंग, अपने सह अभिनेताओं और वातावरण और अपने संवादों से प्राप्त करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको रिलेट कैसे करते हैं, आप इसको जोड़ते कैसे हैं। इन अलग अलग लड़ियों और कड़ियों को आप एक जंजीर की शक्ल में, एक अलग अलग मोतियों को आप एक हार की शक्ल में कैसे पिरो पाते हैं। क्योंकि ग्रेट एक्टिंग और कुछ नहीं है, रिलेटिंग है। मतलब जब आप अपने से चरित्र को जोड़ते हैं तो दर्शक भी आपके करने से अपने को जोड़ता है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो रिलेट करने से ही अच्छा अभिनय पैदा होता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे चेहरे के सामने, ये फ्रेम है। अब ये फ्रेम यहाँ क्यों लगाया गया है, समझाने के लिए है कि टेलीविजन हो या फिल्म हो, कैमरा एक फ्रेम में काम करता है। मिड शॉट हो, लॉन्ग शॉट हो या क्लोजअप हो, कैमरा हमेशा फ्रेम में काम करता है। तो हम जब कैमरे में होते हैं तो दरअसल कैमरे के फ्रेम में जितना खुला हुआ है सीन, उतना ही दर्शक देख सकता है जितना ऑपरेटर दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि कैमरा एक्टिंग या टीवी एक्टिंग बेसिकली फ्रेम के अंदर अभिनय करने की क्षमता है। आपको यहाँ पर पूरे हाथ पांव या शरीर को हिलाने की उतनी ज़रूरत शायद नहीं है। अगर आपका मिड शॉट कट रहा है, अगर आपका क्लोजअप कट रहा है, आपको कंसंट्रेट करना है, अपने कैमरा ऑपरेटर से पूछना है कि भाई मेरा शॉट क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि शॉट मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है या क्लोजअप है। एक बात और, यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई सुविधा या लग्जरी नहीं है कि आप दर्शकों की प्रतिक्रिया तुरंत जान सकें। ये लाइव परफॉर्मेंस नहीं है जैसा कि थिएटर में होता है, ये रिकॉर्डेड माध्यम है। इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे पोटेंशियल ऑडियंस डायरेक्टर और कैमरामैन के बाद कैमरामैन ही है। ये 3 लोग ही हमेशा शूटिंग पे होते हैं और डायरेक्टर बताता है, कैमरामैन फ्रेम सेट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट होता है या स्पॉट बॉयज़ होते हैं, रिफ्लेक्टर पकड़ने वाले लोग होते हैं जो लाइट बैलेंस करते हैं। लेकिन एक्टर का पूरा काम या उसकी जो पूरी दुनिया है ये इस फ्रेम के अंदर है।
अब इसका मतलब है कि कैमरे के सामने आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होने की ज़रूरत है। मान लीजिए हम आपको एक लाइब्रेरी का शॉट दिखा रहे हैं, अगर आप उसको रंगमंच में या दूसरे माध्यम में दिखाते हैं तो आपको एक पूरी लाइब्रेरी का सेट बनाना पड़ेगा, लाइब्रेरी के अंदर दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फ्रेम के पीछे एक अलमारी रखी जा सकती है बुक रैक की, जिसमें किताबें भरी हों, और सामने टेबल पर एक आदमी बैठकर काम कर रहा है और सामने लिखा हुआ है लाइब्रेरियन। इससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति लाइब्रेरियन है और लाइब्रेरी में बैठा है। इसका मतलब है कि एक्टर के इर्द गिर्द कोई बुक रैक नहीं है, सामने कोई नहीं है सिवाय कैमरे के, पर उसको इमेजिन ये करना है कि जैसे वो कैमरे में नहीं है बल्कि लाइब्रेरी में है। तो वो फ्रेम में रह के इमेजिन करना और काम करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस भी कैमरा ही होता है। अब कैमरे में देखे कैसे, कैमरे में यानी कि फ्रेम में आए कैसे। मोस्टली डायरेक्टर बोलता है जब तक बहुत ज़रूरत ना हो कैमरे के लेंस में सीधा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे कैमरे की तरफ देख के बात करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा खुद पकड़ता है। मान लीजिए ये फ्रेम है और मैं इस फ्रेम में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार कैमरे की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत चीप लगेगा। मुझे अपना काम करने की ज़रूरत है। डायरेक्टर जैसा समझेगा कैमरे की पोजीशन चेंज करता जाएगा, उसे क्लोज लेना है क्लोज ले लेगा, दूर लेना है दूर ले लेगा। मान लीजिए अब यही बात है कि मैं किसी से बात करते करते बोल रहा हूँ कि भाई तुम कहाँ चले जा रहे हो, ये सुनो, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। अब ये लुक का खेल है कि आपका को एक्टर यहाँ खड़ा हुआ है, को एक्टर जा रहा है, तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपका को एक्टर जा रहा है और उस ओर दरवाज़ा है। अब मान लीजिए आपका लुक क्लियर नहीं है कि आपका को एक्टर कहाँ है, और आपका लुक क्लियर नहीं है कि वो जा रहा है, और आपका लुक ये भी क्लियर नहीं कि वो दरवाज़ा उधर है, तो होगा क्या, आपकी आंखें अननेसेसरी चलेंगी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, सुनो दरवाज़ा बंद कर देना। आप देखेंगे कि बार बार आंख घूम के कैमरे के लेंस की तरफ आ रही है। ये नए एक्टर बहुत करते हैं। और जब टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियो के अंदर, तो जो नौसिखिया एक्टर होता है वो सबसे पहले मॉनिटर की तरफ देखता है। उसे ये नहीं पता कि वो जो मॉनिटर में देख रहा है ये भी तो कैप्चर हो रहा है कैमरे से। और जब आप डायरेक्ट मॉनिटर को देखते हैं तो वो शॉट अलग से दिखाई देता है। तो जब दूसरे कमरे में डायरेक्टर बैठा है या ओबी वैन में बैठा है, तो वहाँ से फिर वो बहुत सुमधुर भाषा में समझाता है कि आपको इधर नहीं देखना है, आप अपना काम करिए। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैमरा कहाँ है एग्जैक्टली, तो पता चला कि आप पीट करके देने लगे सीन, या हो सकता है कि आप फ्रेम को भूल गए और आप इतना झुक गए कि आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा। ये यकीन मानिए कि अगर कैमरा आपके चेहरे को नहीं कवर कर पा रहा है तो आप कितना भी अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हो वो वेस्ट है, व्यर्थ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है डायरेक्टर के लिए। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि शॉट क्या है, क्योंकि मान लीजिए आपको सर से पांव तक लॉन्ग शॉट में कैमरामैन शूट ले रहा है शॉट का, और आप उस जगह एक भौं उठा के एक्सप्रेशन दे रहे हैं ऐसे करके, क्या हुआ, क्यों भाई क्या हुआ, ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कैमरा ना तो मिड शॉट में है और ना ही क्लोजअप में है, वो लॉन्ग शॉट में है। तो लॉन्ग शॉट में कैसे दिखेगा कि एक भौं कैसी जा रही है। इसका मतलब